हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ साइकेट्री हिस्ट्री टेकिंग, कि हम साइकेट्रिक पेशेंट्स जो होते हैं उनकी हिस्ट्री कैसे कलेक्ट करनी होती है। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आ जाता है आइडेंटिफाइंग डेटा ऑफ द पेशेंट। सो आइडेंटिफाइंग डेटा ऑफ द पेशेंट इंक्लूड्स नेम ऑफ द पेशेंट, जो भी होगा वो आप लिखोगे, एज कितनी है उनकी, जेंडर मेल है फीमेल है, रिलीजन कौन सा है, एजुकेशन स्टेटस मतलब कहाँ तक वो क्वालिफाइड है वो आप लिखोगे, मैरिटल स्टेटस मैरिड है अनमैरिड है डाइवोर्स्ड है वो चीज़। देन ऑक्यूपेशन कौन सा काम करते हैं वो, अगर बच्चा है तो आप इसमें लिख सकते हो डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स ऑक्यूपेशन में। फैमिली इनकम कितनी है उनकी पर मंथ, लैंग्वेज कौन सी वो जानते हैं। ये ज़रूरी क्यों है यहाँ पर लिखना, क्योंकि अगर आपको पता हो कि पेशेंट ये लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सकता है तो आप उसी लैंग्वेज में पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करोगे। देन नेशनैलिटी कौन सी है उनकी, इंडियन है या फिर किसी फॉरेन कंट्री से हैं। एनी आइडेंटिफिकेशन मार्क पेशेंट का वो आप लिखोगे। वार्ड ऑब्वियसली साइकेट्रिक वार्ड में होगा, बट कौन सा, मेल साइकेट्रिक वार्ड है फीमेल साइकेट्रिक वार्ड है, इट डिपेंड्स फ्रॉम हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल कौन से वार्ड में है वो, कौन से बेड पे है, बेड नंबर, आईपी नंबर मतलब इन पेशेंट नंबर एक उनकी फाइल के ऊपर होता है वो आप लिखोगे। डेट ऑफ एडमिशन, कब उनकी एडमिशन हुई है हॉस्पिटल में, एड्रेस उनका घर का फुल एड्रेस एंड डायग्नोसिस। ये जो डायग्नोसिस होते हैं इन साइकेट्री मोस्टली दो में डिवाइडेड होते हैं, डीएसएम एंड आईसीडी। तो आपने पेशेंट की फाइल में देखना है डीएसएम या आईसीडी के अकॉर्डिंग उनका कौन सा डायग्नोस है। सो ये आता है फर्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफाइंग डेटा ऑफ द पेशेंट। सेकंड आ जाता है इन्फॉर्मेंट। अब इन्फॉर्मेंट का मतलब क्या है कि जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है पेशेंट के बारे में उसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेंट। क्योंकि साइकेट्रिक पेशेंट जो है हम उसकी पूरी इंफॉर्मेशन के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका मेंटल स्टेटस क्या है, डिस्टर्ब है। तो इसलिए हमें वो इंफॉर्मेशन कंफर्म करने के लिए किसी इंफॉर्मेंट से इंफॉर्मेशन लेनी होती है। अब ये भी कोई भी हम उसके फ्रेंड्स या रिलेटिव से नहीं ले सकते हैं, उनको हम इंफॉर्मेंट नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेंट हम वही लेते हैं जो पेशेंट के साथ ज़्यादा टाइम तक रिलेशनशिप में रहा है, जो उसके साथ रहता था घर पे, तो उससे हमने इंफॉर्मेशन लेनी है तो उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेंट। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती है कि जो पर्सन आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है उसका पेशेंट के साथ रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप विद पेशेंट। देन सेकंड पॉइंट, डज द इन्फॉर्मेंट जो है वो पेशेंट के साथ घर पे रहता है कि नहीं, लिव विद द पेशेंट। ड्यूरेशन ऑफ रिलेशनशिप विद द पेशेंट कितनी है, कितने टाइम से वो पेशेंट को जानता है। ठीक है, अगर पेरेंट्स ही हैं तो वो तो फ्रॉम देयर बर्थ पेशेंट को जानते हैं, तो वो चीज़ आपने लिखनी है। ड्यूरेशन ऑफ रिलेशनशिप कितना है, अगर उसकी वाइफ है तो वो कब से जानती है उसको, वो चीज़। देन इंटरेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेंट इन द पेशेंट प्रॉपर्टी और मनी। तो ये चीज़ आपने आइडेंटिफाई करनी है कि जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि उनका किसी तरह का इंटरेस्ट तो नहीं है पेशेंट की मनी और उसकी प्रॉपर्टी में। देन नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है थर्ड, दैट इज़ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स। अब प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इसको हम दो तरह से लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट और अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेंट। अब मैंने अकॉर्डिंग टू द पेशेंट में लिखा है वर्बटिम। अब वर्बटिम का मतलब क्या होता है कि जैसी लैंग्वेज में पेशेंट ने बोला है हम एज इट इज़ उसको लिखेंगे। अगर पेशेंट हिंदी में बोल रहा है, फॉर एग्जांपल मुझे नींद नहीं आती है 5 दिन से, है ना, तो फिर आप इसको हिंदी में ही लिखोगे। और वो बोल रहा है मुझे अकेले रहना पसंद है 2 हफ्तों से, है ना, तो साथ में आपने ड्यूरेशन भी लिखना है। तो जैसे पेशेंट बोल रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज में बोल रहा है, हिंदी में बोल रहा है, कोई भी लैंग्वेज में बोल रहा है, आपने एज इट इज़ वैसे ही लिखना है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज वर्बटिम।
साथ में ड्यूरेशन लिखना बहुत ज़रूरी है कि कितने टाइम से ये चीज़ स्टार्ट हुई है। तो सबसे फर्स्ट में आपने करंट चीज़ लिखनी है, मतलब अभी कौन सी है, तो बाकी बाद में लिखते रहना है। जैसे 5 दिन से कोई है, 7 दिन से है कोई, तो वो सेकंड पॉइंट में आएगा, तो वो चीज़ है। सो दोनों से आपने इंफॉर्मेशन लेनी है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट एंड अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेंट। नेक्स्ट आ जाता है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। अब हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में आपने एक पॉइंट लिखना है, ऑनसेट ऑफ इलनेस जो है वो कैसा था। ऑनसेट ऑफ इलनेस में अब 4 पॉइंट है, तो अब इसमें से कोई भी एक पॉइंट आएगा। एब्रप्ट उसका ऑनसेट है, एक्यूट है, सब एक्यूट है, इंसीडियस है। अब इन पॉइंट्स का मतलब क्या, एब्रप्ट का मतलब होगा एकदम से जो उसकी इलनेस से स्टार्ट होगी। जैसे पैनिक अटैक आता है पेशेंट को, एंजाइटी हो रही है, तो वो क्या एब्रप्टली स्टार्ट हो गया, तो वो चीज़ आप लिखोगे। ऑनसेट ऑफ द इलनेस इज एब्रप्ट, कभी पहले इसको ऐसा नहीं हुआ। अगर वो चीफ कंप्लेंट्स में बोल रहा है पहली बार हुआ है, तो इसका मतलब उसका ऑनसेट क्या है, एब्रप्ट है। अब एक्यूट हम किसको बोलेंगे, जिसका टाइम ड्यूरेशन लेस देन 2 वीक्स है। लेस देन 2 वीक्स मतलब अगर पेशेंट बोल रहा है इसको 1 हफ्ते से ये चीज़ें कर रही है, 1 हफ्ते से इसका व्यवहार में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, इसके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, तो वो क्या हो गया, लेस देन 2 वीक्स है, तो उसका हम ऑनसेट लिखेंगे एक्यूट है। अगर 2 to 4 वीक्स ड्यूरेशन है तो वो आएगा आपका सब एक्यूट के अंदर। अगर मोर देन 4 वीक्स हो गए हैं उस चीज़ को जब वो आपके पास आया हॉस्पिटल में, तो वो आएगा इंसीडियस के अंडर। सो ये 4 तरह का ऑनसेट होता है, एब्रप्ट, acute that is less than 2 weeks, subacute 2 to 4 weeks and insidious more than 4 weeks. नेक्स्ट थिंग इज कोर्स ऑफ इलनेस। अब कैसा है उनका, कॉन्टिन्यूस है, एपिसोडिक है, कि फ्लक्चुएटिंग है। जैसे पेशेंट पहले भी एडमिट हुआ है, 1 साल 2 साल हो गए, उसको डिप्रेशन चल रहा है, मीनिया में है वो, राइट, तो वो सेम वैसे ही है, कोई चेंजेस नहीं आ रहे उसकी कंडीशन में, तो वो कोर्स ऑफ इलनेस कैसा हुआ, कॉन्टिन्यूस हुआ। एपिसोडिक का मतलब क्या है कि कभी आ जाता है, कभी ठीक हो जाता है, ठीक है। एपिसोड्स आते हैं, मेनिया हो गया, फिर एकदम ठीक हो गया, फिर डिप्रेशन हो गया, फिर ठीक हो गया, मतलब एपिसोड्स में इसको आता है वो चीज़। अब फ्लक्चुएटिंग में क्या है कि मतलब सिम्टम्स हैं उसको, बट कई बार इंटेंसिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा ही बढ़ जाती है, कई बार मतलब कम हो जाती है इंटेंसिटी, बट सिम्टम्स प्रेजेंट है, ऑलवेज प्रेजेंट है, इसमें नॉर्मल चीज़ नहीं आती है फ्लक्चुएटिंग में। सो ये 3 तरह का कोर्स ऑफ इलनेस होता है, कॉन्टिन्यूस, एपिसोडिक एंड फ्लक्चुएटिंग। नेक्स्ट अलॉन्ग विद दैट यू नीड टू राइट डाउन एसोसिएटिव डिस्टर्बेंस, कि उसको और इन चीज़ के अलावा और किन किन फैक्टर में प्रॉब्लम्स है, लाइक स्लीप में किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, एपिटाइट, लैक ऑफ एपिटाइट तो नहीं है, सोशल लाइफ में लोगों से मिलता जुलता है, अकेले रहते हैं, फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग और एनी अदर, यू नीड टू राइट इट डाउन। नेक्स्ट थिंग इज प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स। ये पूछना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब इसको सिम्टम्स आने शुरू हुए थे तो उससे पहले फैमिली में किसी तरह का कोई इंसिडेंट हुआ था जिसने इसके सिम्टम को प्रेसिपिटेट किया था। तो ये बहुत कॉमन होता है कि पेशेंट बताएंगे कि हाँ इसका अपने किसी फ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया, तो वो क्या हो गया, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। फैमिली मेम्बर के साथ झगड़ा हो गया, या फिर इसके मार्क्स कम आए, किसी में फेल हो गया, तो ये चीज़ें क्या है, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है। सो ये चीज़ें नोट डाउन करनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट कम्स पास्ट हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। अब पास्ट हिस्ट्री में आपने 3 चीज़ें नोट डाउन करनी है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट एंड पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री, कि कोई वो मेडिकल इलनेस से रिलेटेड मेडिकेशन ले रहा है वो चीज़ लिखोगे। फॉर एग्जांपल उसको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, वो चीज़ लिखोगे। सर्जिकल में उनका कोई ऑपरेट हुआ है प्रीवियसली, दैट थिंग यू नीड टू राइट इट डाउन। एंड साइकेट्रिक
हिस्ट्री लिखनी भी इम्पॉर्टेंट है कि कहीं उनका पहले किसी और हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट तो नहीं चल रहा था, अगर चल रहा था तो वो कौन सी मेडिकेशन ले रहे थे। ओके, नेक्स्ट आ जाता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में अब आप क्या क्या चीज़ें नोट डाउन करोगे कि वो कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं, न्यूक्लियर फैमिली है उनकी या फिर जॉइंट फैमिली है, कितने मेंबर्स हैं उनकी फैमिली में, दैट यू नीड टू राइट इट डाउन। एनी फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस, जैसे कि कुछ इलनेस होती है वो जेनेटिकली रिलेटेड होती हैं, जैसे कि डिप्रेशन हो गया, ठीक है, स्कीज़ोफ्रेनिया हो गया, तो इनका जेनेटिक फैक्टर होता है। तो आपको फैमिली हिस्ट्री जाननी बहुत ज़रूरी है कि इसके ग्रैंड पेरेंट्स को, इसके पेरेंट्स को किसी तरह की मेंटल इलनेस तो नहीं थी, वो चीज़। देन यू हैव टू मेड अ फैमिली जेनोग्राम। फैमिली जेनोग्राम में आपको ये वाला चार्ट बनाना होगा। तो इसमें कीज़ आएगी पहले कि आप कौन सी पिक्चर से मेल डिनोट कर रहे हो, ठीक है, जैसे इसमें स्क्वायर से मेल डिनोट किया हुआ है, सर्कल से फीमेल को डिनोट किया हुआ है। एंड उसके बाद आ जाता है अगर वो मैरिड है तो बीच में स्ट्रेट लाइन आएगी जो डिपिक्ट करता है कि द बोथ पार्टनर्स आर मैरिड। अगर उनकी डेथ हो गई है तो बीच में हम क्रॉस लगा देंगे एंड जो पेशेंट है उसको हम डिनोट करेंगे बीच में लाइन लगा के, सो इट विल डिनोट्स द पेशेंट। तो इस तरह से आपने एक फैमिली जेनोग्राम, और इसको हम फैमिली ट्री भी बोलते हैं, वो बनाना होता है। नेक्स्ट कम्स पर्सनल हिस्ट्री। तो पर्सनल हिस्ट्री साइकेट्रिक हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिटेल में होती है। तो इसमें आपने क्या क्या चीज़ें नोट डाउन करनी होती है। सबसे फर्स्ट इसमें आ जाती है एंटीनेटल हिस्ट्री। तो इस पे फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा टाइप ऑफ डिलीवरी कैसी हुई है, जो पेशेंट था उसकी डिलीवरी नॉर्मल वो बॉर्न है, सिजेरियन सेक्शन है कि इंस्ट्रूमेंटल है, कौन सा है। Then was the patient a normal born child? Any birth defect तो नहीं present था? Did the child cried immediately after the birth or not? Reaction of parents कैसा था towards the gender of the child? Then was the patient planned or unwanted child? What was the condition of the mother during the postnatal period? कि जब डिलीवरी होगी उसके बाद मदर की कंडीशन कैसी थी। नेक्स्ट आ जाती है अर्ली चाइल्डहुड हिस्ट्री, जो कि होती है 0 to 5 years ऑफ एज में। सो इसमें यू नीड टू राइट इट डाउन अबाउट द बायोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द पेशेंट, पेरेंट्स पार्टिसिपेशन करते थे उसकी एक्टिविटीज में। कई बार होता है कि जो बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स से दूर रहता है, ग्रैंड पेरेंट के पास होता है, तो कुछ ऐसा तो नहीं प्रेजेंट था। डिस्टर्बेंस इन द स्लीपिंग पैटर्न ऑफ द पेशेंट, age of gaining bowel and bladder control, problem in toilet training, interest in play, कौन कौन सी गेम्स में उसका इंटरेस्ट था, रोल इन अपब्रिंगिंग द पेशेंट, सबसे ज्यादा पेशेंट की अपब्रिंगिंग में किसका रोल था, एनी सीरियस इलनेस प्रेजेंट ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड फेज। जाती है मिडिल चाइल्डहुड हिस्ट्री, जो कि है फ्रॉम 5 to 12 years ऑफ एज में। So in this, you need to write it down about the parents' perspective of their child. Whether the patient was affectionate, कैसा लगता था उनको बच्चा अपना, affectionate, trusting, active, shy, irritable, distant, easily frightened, जल्दी डर जाता था, selfish, aggressive child कैसा था, वो चीज आपने लिखनी है। उसके बाद जो आपकी मिडिल चाइल्डहुड हिस्ट्री है ये फर्दर 2 सब पॉइंट्स में डिवाइड हो जाती है, स्कूलिस्टिक हिस्ट्री एंड द प्ले हिस्ट्री। सो स्कूलिस्टिक हिस्ट्री में आएगा एज ऑफ स्टार्टिंग द स्कूल, कौन सी एज पे जो पेशेंट था उसने स्कूल जाना शुरू किया। हाउ डिड द चाइल्ड टेक फर्स्ट सेपरेशन फ्रॉम देयर होम, टाइप ऑफ स्कूल कौन सा था, गवर्नमेंट, प्राइवेट, बोर्डिंग स्कूल कौन सा था। डिड ही मेक फ्रेंड्स इजीली, रिलेशन विद टीचर्स एंड क्लासमेट कैसे थे उसके, एटीट्यूड टूवर्ड्स स्कूलिंग, अटेंडेंस टू स्कूल, एबिलिटी टू रीड एंड राइट, एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट। पेशेंट जो है वो अच्छे से रीड एंड राइट कर सकता था, क्योंकि इस एज में एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं मेंटल रिटार्डेशन, वो हम डायग्नोज कर सकते हैं अगर बच्चा पढ़ाई में कमजोर है।
participation in extracurricular activities, failure in any academic year, and terminated from school. So ये चीजें आपने स्कूल हिस्ट्री में लिखनी होती है. नेक्स्ट कम्स प्ले हिस्ट्री. सो प्ले हिस्ट्री में फर्स्ट पॉइंट आएगा पार्टिसिपेटिंग इन प्ले एक्टिविटी. कौन कौन सी गेम्स में बच्चा जो था वो पार्टिसिपेट करता था. एबिलिटी टू टॉलरेट फ्रस्ट्रेशन. अगर हार जाता था तो वो फ्रस्ट्रेशन को कैसे टॉलरेट करता था, पॉजिटिवली लेता था, ऑफेंड हो जाता था, वो चीज आपने लिखनी है. रिलेशनशिप विद अदर प्लेमेट्स कैसे थे उसके. एनी इंटेलेक्चुअल प्ले जिसमें पार्टिसिपेट करता था. रिलेशनशिप विद सिबलिंग्स कैसे थे. एनी सिबलिंग राइवलरी अगर कुछ प्रेजेंट है. सिबलिंग राइवलरी मीन्स जैसे दो ब्रदर सिस्टर है, सिबलिंग्स हैं, तो क्या होता है बड़े बच्चे को लगता है कि जो पेरेंट्स है वो ज्यादा अटेंशन छोटे वाले बच्चे को देते हैं, तो वो जेलस करना शुरू हो जाते हैं. सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज सिबलिंग राइवलरी. एंड डेथ ऑफ द सिबलिंग अगर प्रेजेंट हुई है तो वो चीज आपने लिखनी है. नेक्स्ट कम्स एडोलेसेंस फेज और द लेट चाइल्डहुड, जो कि आती है फ्रॉम 12 to 17 years ऑफ एज में. सो इसमें आ जाती है साइकोसेक्सुअल हिस्ट्री. In this, you need to write it down about that did the parents explain developmental characteristics कि जब मेल में characteristics develop होते हैं, sexual characteristics फीमेल में होते हैं 13 और 14 years पे, तो क्या पेरेंट्स ने बच्चों को explain किए थे. How did he react, उनका reaction कैसा था. Was he instructed adequately. Then how did he feel about onset of puberty and sexual changes, and was there any embarrassment present. Next comes psychosocial history. So psychosocial history में आ जाता है relationship कैसा था उनका with the peer group. Did the patient belongs to any gang. Any behavioral problem or physical problem तो नहीं present बच्चे में. नेक्स्ट आ जाती है एडल्टहुड फेज, जो कि है मोर देन 18 years ऑफ एज में. तो इसमें फर्स्ट थिंग आती है ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री कि जो पेशेंट है उसने कौन सी एज पे काम करना शुरू किया था. एज ऑफ स्टार्टिंग द वर्क, जॉब्स हेल्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड इट्स ड्यूरेशन. जैसे कि फर्स्ट जॉब उसने कब शुरू की, कितने टाइम के लिए की, जैसे 2 साल के लिए की. उसके बाद उसने कौन सी जॉब की, कितने टाइम के लिए की, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है ये. नेक्स्ट आ जाएगा रीजंस फॉर चेंजिंग द जॉब. अगर फ्रीक्वेंटली पेशेंट जॉब चेंज कर रहा है तो उसका क्या रीजन है. इनकम एट डिफरेंट स्टेजेस, रिलेशनशिप विद द कलीग्स, अथॉरिटीज एंड सबऑर्डिनेट्स, whether job is appropriate to client's background, जिस फील्ड में उसने एजुकेशन की है उसके अकॉर्डिंग ही वो जॉब करते हैं कि नहीं. देन एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्क एंड जॉब से वो सेटिस्फाई है. वेज ऑफ कोपिंग विद दिस वर्क, जैसे प्रेशर ज्यादा हो जाता है, वर्कलोड ज्यादा हो जाता है, तो उसको कैसे डील करते हैं, कोप अप करते हैं. किसी तरह का उनका प्रमोशन हुआ है, रिवॉर्ड्स मिले हैं, वो चीज. और एनी डिसिप्लिनरी एक्शन taken. Next is menstrual history for the female patient. So age at menarche, जब menses start हुई, कौन सी एज पे थे, उनका रिएक्शन कैसा था. Family support, regularity of menstrual period, amount of bleeding, any history of premenstrual tension or premenstrual symptoms present, associated symptoms related to menstrual period, age at menopause, reaction to menopause and date of last menstruation. Next is marital history. So कौन सी टाइप है मैरिज की, अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, एज और ऑक्यूपेशन कौन सा था ड्यूरिंग मैरिज टाइम पीरियड, ड्यूरेशन ऑफ मैरिटल लाइफ, कितना टाइम ड्यूरेशन हो गया मैरिज को, 3 साल 4 साल 20 साल कितने भी हो गए. देन डिटेल्स लिखनी है स्पाउस की और चिल्ड्रंस की. Then any premarital and extramarital relationship if present. Next is spouse personality कि जो उनका पार्टनर है अगर मैरिड है तो उसकी पर्सनालिटी कैसी है, जिसमें आ जाएगा रोल्स एलोकेटेड बिटवीन पार्टनर्स इन शेयरिंग ऑफ वर्क, डिसीजंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन फैमिली एंड विद अदर्स. कि जो भी उनके काम है, घर का हाउस होल्ड का काम है, डिसीजंस वो लेते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अकेले ही लेते हैं कि वो काम डिवाइडेड है दोनों पार्टनर्स में. किसी तरह का कंफ्लिक्ट तो नहीं प्रेजेंट. एडिक्वेसी ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप,
relationship with their children's, budget allotment and expenditure. समटाइम क्या होता है कि एक स्पाउस ज्यादा एक्सपेंडिचर करता है, एक कम करता है, तो उन चीजों का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है. Next comes sexual history. So in this, you need to write it down about their sexual relationship, whether they are satisfied or not, if they are having sufficient sexual information, if they are using family planning method, any nature of information कैसी है, कहाँ से मिलती है उनको, and problem associated with sexual act. Then comes late maturity history. So इसमें लिखोगे family settlement, about the old age people, retirement period, अगर उनका आ गया कब हुए थे रिटायर, फीलिंग ऑफ डिपेंडेंस तो नहीं उनको फील होती अपने बच्चों के ऊपर कि वो किसी तरह का बर्डन है, सपोर्ट सिस्टम उनका कौन कौन है, उनका स्पाउस, चिल्ड्रन, रिलेटिव, कोई स्पेसिफिक वो चीज, एडिक्टिव हैबिट्स, किसी तरह के वो एडिक्शन तो नहीं लेते, अल्कोहल, हीरोइन, ओपियोइड, स्मोकिंग, वो चीज. द लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी कि वो भगवान में विश्वास रखते हैं कि नहीं. लास्ट कम्स प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी, जो कि क्या होती है कि पेशेंट की इलनेस से पहले की पर्सनालिटी कैसे थी. सो दैट इज कॉल्ड एज प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी, जिसमें आप लिखोगे कि एटीट्यूड कैसा था उनका अपने प्रति और दूसरों के लिए, उनका थिंकिंग और बिहेवियर पैटर्न कैसा था, ऑप्टिमिस्टिक थे, पैसिमिस्टिक थे, कैसे थे, स्ट्रेंथ्स, लिमिटेशन, एम्बिशंस ऑफ लाइफ, टाइप ऑफ पर्सनालिटी कैसी थी उनकी, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, वो चीज, रिएक्शन कैसा होता था स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स के लिए, टॉलरेंस टू क्रिटिसिज्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे कि नहीं, नेग्लिजेंस